नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका विकास किस तरह से होता है इसके बारे में। तो आज इसके अंतर्गत हम देखेंगे एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि परागकोश और लघु बीजाणुधानी के बारे में। पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी कि नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है उसका निर्माण किससे होगा, परागकणों से या फिर लघु बीजाणुओं से। और क्योंकि पुंकेसर पर लघु बीजाणुधानियाँ लगती है, इस कारण से हम पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। हमने पुंकेसर की संरचना भी देखी थी कि पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला पूतंतु, दूसरा योजी और तीसरा परागकोश। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक परागकोश की संरचना। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है। ये एक पाली और ये दूसरी पाली, और हर पाली के अंदर आपको 2 चैम्बर दिखाई देंगे, 1 और 2। इसी तरह से दूसरे वाले में भी आपको 2 प्रकोष्ठ या 2 चैम्बर जो है वो देखने को मिलते हैं। इस तरह से अगर हम एंथर यानी कि परागकोश की बात करें तो ये कैसा होता है? ये होता है चतुर्कोष्ठी, और हर कोष्ठ के अंदर या हर चैम्बर के अंदर क्या पाई जाती है? एक लघु बीजाणुधानी, जिसे हम परागपुट भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि लघु बीजाणुधानी का विकास किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, प्रारंभिक अवस्था में जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है उस दौरान इसका जो निर्माण है वो शुरू होता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि परागकोश की सारी कोशिकाएं एक समान होती है, अविभेदित होती है, सारी सिमिलर होती है, और ये एक आउटर कवरिंग से ढकी रहती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, या फिर हम कहते हैं उसे बाह्य त्वचा। तो शुरुआत में क्या होता है, एक बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाओं को घेरे रहती है और ये सारी कोशिकाएं आपस में बिल्कुल सिमिलर होती हैं। धीरे धीरे इन कोशिकाओं से क्या होता है, 4 परागपुटों का या 4 लघु बीजाणुधानियों का जो है विभेदन शुरू होता है। इसके विभेदन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो एपिडर्मिस की जो सबसे निचली परत की कोशिकाएं हैं, जिसको हम हाइपोडर्मल कोशिकाएं भी कहते हैं या अधस्त्वचा कोशिकाएं, तो एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा की ठीक नीचे की जो कोशिकाएं होती है जिनको हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मल कोशिकाएं। ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं आकार में अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती हैं। अब हम इनको किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं। तो क्या होता है कि यंग स्टेज में हमने बताया कि जो सारी सेल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, और ये किसके द्वारा कवर्ड रहती है? ये कवर्ड रहती है एक आउटर कवरिंग से, जिसे हम बाह्य त्वचा कह सकते हैं या एपिडर्मिस कह सकते हैं। अब एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हाइपोडर्मल सेल्स। इन हाइपोडर्मल सेल्स में से कुछ कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी और सुस्पष्ट दिखने लगती है। इन सेल्स को अब हम क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। अब इस प्रकार का जो एंजियोस्पर्म के अंदर लघु बीजाणुधानियों का डेवलपमेंट है या विकास है, उसको हम यूस्पोरेंजिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? सुबीजाणुधानीय परिवर्धन। सुबीजाणुधानीय परिवर्धन का मतलब होता है जब आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं यानी कि जो प्रपशु कोशिकाएं हैं या जो इनिशियल कोशिकाएं हैं, शुरुआत की जो कोशिकाएं हैं, अगर उनकी संख्या 1 से ज़्यादा होती है तो इस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं? यूस्पोरेंजिक डेवलपमेंट। तो अभी हम देखेंगे आगे के डायग्राम में कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं उनका नंबर 1 से ज़्यादा होता है, मोर देन 1। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम किस नाम से जानेंगे? इसे हम कहेंगे यूस्पोरेंजिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अगर इन आर्कीस्पोरियल कोशिकाओं की संख्या 1 ही हो तब इसे हम लेप्टोस्पोरेंजिक प्रकार का जो है परिवर्धन के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं शुरुआत में जो एंथर यानी कि जो परागकोश है, आप देख रहे हैं एक कवरिंग से ढका हुआ है, आउटर जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये कवरिंग जो होती है वो कहलाती है
बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। और आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी कोशिकाएं जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर आपको दिखाई दे रही हैं। बाद में आप देखिए डायग्राम नंबर 2 में कुछ सेल्स जो होती हैं वो आपको जो ग्रीन कलर से दिखाई गई हैं आकार में अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती हैं और उनमें स्पष्ट केंद्रक जो है वो दिखने लगता है। इन सेल्स को हम क्या कहेंगे? आर्कीस्पोरियल सेल्स। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये आर्कीस्पोरियल सेल्स कहाँ से डेवलप हो रही है। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स डेवलप हो रही है बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की सेल से। और आप पूरे डायग्राम में देखिए आपको इनकी जो संख्या है वो कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 एंड 4। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्कीस्पोरियल सेल्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको कितनी दिखाई दे रही है? डायग्राम नंबर 2 में 4। यानी कि जो इनिशियल कोशिकाएं हैं या जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, क्योंकि इनकी संख्या क्या है, 1 से ज़्यादा आपको दिख रही है, तो इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो क्या कहलाएगा? यूस्पोरेंजियट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद क्या होता है, ये जो आर्कीस्पोरियल कोशिका हैं इनके अंदर परिणत विभाजन होने शुरू होते हैं। इन परिणत विभाजन के कारण 2 सेल्स बन जाएगी। जो बाहर की तरफ जो सेल बनती है उसको हम जानते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका के नाम से, ऐसे को हम कह सकते हैं प्राइमरी वॉल सेल। तो इस तरह से क्या होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी हर आर्कीस्पोरियल सेल से। बाहर की तरफ बनने वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका यानी कि प्राइमरी वॉल सेल। इसी तरह से दूसरी कोशिका आप देख रहे हैं केंद्र की तरफ या सेंटर की तरफ या अंदर की तरफ बनती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, या इनको हम कह सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो इस तरह से हमने देखा कि इनिशियली एंथर के अंदर क्या होता है, एक आउटर कवरिंग मिलती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा। और बाह्य त्वचा के अंदर आपको दिखेगी एक समान कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इनके अंदर किसी तरह का डिफरेंशिएशन या विभेदन आपको उस वक्त देखने को नहीं मिलता यंग स्टेज में। बाद में क्या होता है कि बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की कोशिकाएं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? हाइपोडर्मल कोशिकाएं। तो बच्चों ये हाइपोडर्मल कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? आकार में, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं और उनमें स्पष्ट केंद्रक जो होता है वो दिखने लगता है। इन हाइपोडर्मल कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। और एंजियोस्पर्म के अंदर इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं यूस्पोरेंजिक डेवलपमेंट। अभी हमने बताया कि जो प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल है उससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। बाहर की तरफ बनने वाली कोशिका को हमने क्या कहा था? प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी भित्ति की जो परतें होती है उनका निर्माण करती है। जबकि अंदर की तरफ बनने वाली सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं या प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसका निर्माण करेगी विभाजनों के द्वारा? ये विभाजन के द्वारा जो है बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। और यही बीजाणुजन कोशिकाएं या तो सीधी या कई समसूत्री विभाजन के बाद किसका काम करेगी? पॉलन ग्रेन मदर सेल या पीएमसी का। तो इस तरह से प्रत्येक आर्कीस्पोरियल सेल से 2 सेल्स बनती हैं। एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो कि भित्ति परतों का निर्माण करती है, और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो कि बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? लघु बीजाणुओं का। अब हम बात करते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसकी वॉल के बारे में, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी है उसकी भित्तीय परतों के बारे में, है ना। तो ये हमने देखा था कि इसकी जो भित्ति की परतें होती हैं उसका निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होगा? उसका निर्माण होगा प्राइमरी वॉल सेल या प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा। इनके अंदर कई विभाजन होंगे जिसके कारण क्या है कि इसका निर्माण हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया की भित्ति का। अब अगर इन माइक्रोस्पोरेंजिया की भित्ति को हम मैच्योर स्टेज में देखें तो ये बाहर से अंदर की तरफ आपको 4 तरह की लेयर्स जो हैं वो दिखाई देंगी, 4 अलग अलग तरह की परतें। जो सबसे बाहर की परत है उसे हम किस नाम से जानते हैं? हमने पहले ही बता दिया था। ये जो है यंग स्टेज में भी पाई जाती है, आउटर कवरिंग जो होती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बाह्य त्वचा, या इसी को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की ओर जो लेयर होती है उसे हम जानते हैं किस नाम से? अंतस्थीशियम, या इसी को हम कहते हैं एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के अंदर की तरफ जो परतें होती हैं 3 से 5 तक पाई जा सकती हैं। इन परतों को हम कहते हैं मध्य परतें।
और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है यानी कि सबसे भीतरी परत है उसको हम जानते हैं किस नाम से, उसको हम कहते हैं बच्चों टैपेटम। तो इस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी की भित्ति की अगर हम बात करें तो उसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली परत को हम कहते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ की परत कहलाती है अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम। उनके अंदर के कुछ लेयर्स जो होती हैं वो जानी जाती हैं मिडल लेयर्स या मध्य परतों के नाम से, और सबसे जो भीतरी परत होती है उसे हम कहते हैं टैपेटम। ये देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर, ये एक एंथर का डायग्राम है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, सबसे बाहर की परत जो है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर जो कोशिकाएं वो आपको दिख रही होगी, त्रिज्य रूप से या रेडियली कुछ दीर्घित कोशिकाएं हैं, और इस परत को हम क्या कहते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर की कुछ परतें किस नाम से जानी जाती हैं, मिडल लेयर्स के नाम से या मध्य परतों के नाम से। और जो सबसे भीतरी कोशिकाएं हैं जो कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के संपर्क में रहती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं टैपेटम। तो टैपेटम जो है वो सबसे भीतरी परत होती है। इस तरह से एक एंथर के अंदर आपको कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये एक मैच्योर एंथर स्फुटन के बाद का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले जो है माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है यानी कि लघु बीजाणुधानी, और उनके अंदर अंदर किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणुओं का। बाद में यही लघु बीजाणु जो होते हैं मैच्योर होने के बाद किसका निर्माण कर देते हैं, परागकणों का। और ये परागकण बनने के बाद अब इन लघु बीजाणुधानियों को हम किस नाम से जानेंगे, उनको हम कहेंगे पॉलन सैक। और पॉलन सैक में फिर क्या होता है, डिसेंस होता है यानी कि इसका स्फुटन होता है जिसके द्वारा पराग कणों को जो है वो बाहर मुक्त किया जाता है। तो हमने बात की थी इसकी परतों की, तो इनमें से जो 3 परतें हैं यानी कि बाह्य त्वचा, मध्य परतें और एंडोथीशियम, इनका जो कार्य होता है वो यंग स्टेज के अंदर यानी कि तरुण अवस्था के अंदर तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया की सुरक्षा का काम करते हैं, जबकि एडल्ट स्टेज या मैच्योर होने के बाद जो है ये किसमें सहायता करते हैं, परागकोश के स्फुटन में हेल्प करते हैं। तो इन तीनों परतों का काम तरुण अवस्था में माइक्रोस्पोरेंजिया की सुरक्षा करना, और मैच्योर स्टेज के अंदर जब परागकण का निर्माण हो जाए उसके बाद इनका जो कार्य होता है वो होता है स्फुटन के अंदर परागकोश के स्फुटन में सहायता करना, ताकि परागकणों को बाहर रिलीज़ किया जा सके। इनमें से हम बात करते हैं सेकंड नंबर की जो परत यानी कि एंडोथीशियम है जिसको हम कहते हैं अंतस्थीशियम। तो अंतस्थीशियम की कोशिकाएं जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था जो है रेडियली यानी कि अरे रूप से कैसी होती हैं, अपेक्षाकृत दीर्घित कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की एक विशेषता होती है कि इनकी अरीय भित्तियों पर एक विशेष जो सेल्यूलोज है अल्फा सेल्यूलोज उसका निक्षेपण या डिपोजिशन पाया जाता है। तो एंडोथीशियम की जो कोशिका भित्तियाँ हैं उसके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज की जो रेशेदार थिकनिंग है वो पाई जाती है, और ये जो अल्फा सेल्यूलोज है वो आर्द्रताग्राही होता है, और इसकी ये जो विशेषता है वो किस में हेल्प करेगी, परागकोश को स्फुटित होने में हेल्प करती है। कुछ स्थानों पर जो है ये जो परत है सेल्यूलोज की, अल्फा सेल्यूलोज की, वो काफ़ी पतली होती है, इसको हम स्टोमियम के नाम से जानते हैं, और जब परागकोश का स्फुटन होता है तो इन्हीं स्थानों से जो है परागकोश स्फुटित होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया ये तीनों जो लेयर्स हैं यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, ये यंग स्टेज में क्या करती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया की प्रोटेक्शन का काम करती है, जबकि मैच्योर स्टेज के अंदर ये डिहिसेंस में यानी कि परागकोश को स्फुटित होने में हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इनर लेयर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं टैपेटम। टैपेटम की कोशिकाओं की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि इनमें जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है, यानी कि सघन कोशिका द्रव्य जो है इनमें देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे कि टैपेटम का काम जो होता है वो क्या होता है, जो परिवर्धित हो रहे परागकण हैं उनको क्या करती है, ये न्यूट्रिशन यानी कि पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी क्या होता है, डेंस होता है या सघन कोशिका द्रव्य इनमें पाया जाता है। इसके अलावा आमतौर पर ये देखा गया है कि जो टैपेटम की कोशिकाएं होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनमें केंद्रक की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। इसी तरह से इसकी जो सेल्स होती है वो बहुगुणित यानी कि पॉलीप्लॉइड होती है, यानी कि जो गुणसूत्रों के सेट होते हैं उनकी संख्या 2 से अधिक पाई जाती है। तो ये हुई टैपेटम की कोशिकाओं की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं होती है कि इनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस है,
दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कोशिकाएं हैं, और तीसरा हमने बताया कि ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉलीप्लॉइड कोशिकाएं होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स की जो सेट की संख्या है वो मोस्टली 2 से ज़्यादा मिलती है। अब एक और बात ध्यान में रखनी है आपको, टैपेटम के प्रकार। तो मोस्टली पौधों के अंदर टैपेटम के 2 प्रकार देखे गए हैं, जिनमें से एक को हम बोलते हैं अमीबीय प्रकार की टैपेटम, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्रंथिल या सिक्रेटरी प्रकार की टैपेटम। तो अमीबीय टैपेटम क्या होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, इनके बीच की जो वॉल्स होती हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, तो सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो इस तरह की जो टैपेटम है उसको हम अमीबीय टैपेटम कहते हैं, जबकि जो कुछ विशेष पदार्थों का सीक्रेशन करती हैं उनको हम कहते हैं ग्रंथिल प्रकार की टैपेटम। तो इस तरह से टैपेटम के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं पौधों में, एक अमीबीय प्रकार की टैपेटम और दूसरी जिसे हम कहते हैं ग्रंथिल प्रकार की टैपेटम। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आता है उस पर हम बात करते हैं कि इस टैपेटम के काम क्या होते हैं या फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो टैपेटम का है वो होता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन का। हमने पहले ही देखा था कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे भीतरी परत है। तो ये जो है स्पोरोजिनस सेल्स या जो परागकण बनेंगे उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, सीधे संपर्क में होती है। तो पहला जो इसका मुख्य कार्य है वो यही है कि जो ये परिवर्धित हो रहे हैं परागकण उनको न्यूट्रिशन यानी कि पोषण उपलब्ध कराना, ये किसका कार्य होता है, टैपेटम का। दूसरा, इनके अंदर एक विशेष संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम जानते हैं यूबिश बॉडीज़ के नाम से या यूबिशकाय के नाम से। तो पहले यूबिशकाय होती क्या है, तो इनकी कोशिकाओं में पहले एक स्फेरिकल संरचनाएं या स्फेरिकल बॉडीज़ मिलती हैं जो कि मेनली वसा से बनी होती हैं, इनको हम कहते हैं प्रोयूबिश बॉडीज़। यानी कि टैपेटम की कोशिका में आपको स्फेरिकल फैट बॉडीज़ देखने को मिलती हैं, जिनको हम, या लिपिड की जो गोलाकार बॉडीज़ होती हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोयूबिश बॉडीज़ या प्रोयूबिश काय। इन्हीं प्रोयूबिश काय के चारों तरफ जब स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाता है तब हम इनको किस नाम से जानते हैं, तब हम इनको कहते हैं यूबिश बॉडीज़। तो यूबिश बॉडीज़ वास्तव में क्या होती हैं, प्रोयूबिश बॉडीज़, और इसके ऊपर जब जमाव हो जाए चारों तरफ स्पोरोपोलिन का तो इसी को हम कहते हैं यूबिश बॉडीज़। तो इस तरह से टैपेटम के अंदर क्या पाई जाती हैं, यूबिश बॉडीज़ पाई जाती हैं। ये यूबिश बॉडीज़ क्या काम करती हैं, तो जब हम परागकण की संरचना पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परागकण के ऊपर दो जो वॉल है या 2 वॉल लेयर्स होती है, जो भित्ति होती है वो 2 परतों से मिलकर बनी होती है। इनमें से जो आंतरिक परत होती है उसको हम एंटाइन कहते हैं, जबकि बाहर वाली परत को हम एक्साइन के नाम से जानते हैं। ये जो एक्साइन होती है वो मुख्य रूप से उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा होता है वो पदार्थ, यही स्पोरोपोलिन जो है वो किस में पाया जाता है, परागकणों की जो एक्साइन परत है यानी कि जो बाहरी परत है उसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिन। तो ये स्पोरोपोलिन किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, ये उपलब्ध करवाया जाता है टैपेटम की कोशिकाओं के द्वारा। तो बच्चों ये जो स्पोरोपोलिन है वो देखा गया है काफ़ी इनर्ट सब्सटेंस है, यानी कि काफ़ी अक्रिय होता है फिजिकली भी और केमिकली भी, जिसके कारण से ये क्या देता है, परागकणों को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसके अलावा टैपेटम का एक मुख्य कार्य है पॉलन किट का निर्माण करना। पॉलन किट क्या होता है, तो कुछ ऐसे पौधे जो कि मेनली कीट परागित होते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि उनकी परागकणों की सतह पर एक स्टिकी एडहेसिव यानी कि चिपचिपा सब्सटेंस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इस चिपचिपे पदार्थ को हम किस नाम से जानते हैं, पॉलन किट के नाम से। और ये किस में पाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये मुख्य रूप से उन पौधों में पाया जाता है जिनमें परागण जो होता है वो किसके द्वारा संपन्न होता है, कीटों के द्वारा। यानी कि जो कीट परागित पौधे हैं उनके अंदर पॉलन किट पाया जाता है, और इस पॉलन किट का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, टैपेटम परत के द्वारा। इसके अलावा टैपेटम के द्वारा कैलेस के समान एक एंजाइम जो है उसका स्राव किया जाता है। ये कैलेस क्या काम करता है, तो हमने पहले पढ़ा था कि लघु बीजाणु जो होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, चतुष्क में, यानी 4 आपस में जुड़े रहते हैं। बाद में ये जब अलग होते हैं और अलग होकर फिर किसका निर्माण कर लेते हैं, पराग कणों का।
तो ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है इसको अलग करने के लिए, यानी कि परागकणों के रूप में अलग अलग करने के लिए किसकी भूमिका होती है? कैलेज एंजाइम की। तो ये कैलेज एंजाइम का सीक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? टैपेटम के द्वारा। तो इस तरह से हमने देखे टैपेटम 4 मुख्य जो इसके हैं कार्य हैं। पहला, परागकणों को न्यूट्रिशन देना या पोषण प्रदान करना। सेकंड, हमने देखा था कि इसके द्वारा स्पोरोपोलिन जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है किसको? परागकणों को। थर्ड वन, ये पॉलन किट के निर्माण में सहायक होती है। और फोर्थ वन, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? कैलेज के समान प्रवृत्ति का एंजाइम जो है वो बनाया जाता है। थैंक यू।